नहीं रहता है। देखा कि फिर हम सुनेंगे, बैठे रहेंगे। सर, यशवंत सिंह जी की किताब पटना में पहुंचने वाली है सर, क्या राज्य क्या कहना है? गुजरात में तो रोक लगा दिया है। अपना प्रसाद प्रकाशक है, नाम प्रचारक है, रोक लग सकता है जैसे गुजरात में? यहाँ कोई इसकी आवश्यकता नहीं। धरना देगा, ये तो वेट करना चाहिए ना। बिहार में तो रुकते ना अभी अनेक समूह कुछ स्थायी समस्या, स्टैटिक प्रॉब्लम, कोई अचानक एक दिन दो दिन का नहीं है, वर्षों का आगे रहते हैं। देखते हैं कि सरकार सबका सुनिए तो चलो दूर से सुनाओ और थोड़ा बहुत आपका सहयोग मिल जाए। सबको मालूम है कि जनता के दरबार में कुछ कीजिए तो खुद पब्लिक खुला मंच। वैसे ये जगह नहीं है, ये तो ग्रीवांस रिट्रेसल की जगह है, ग्रीवांस सुनने की जगह है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा काम करे तो फिर काम करना संभव है। लेकिन चूंकि आज स्वाभाविक है कि ये पानी सड़क का दिन था, अपेक्षा हम लोग होते सबसे ज्यादा पुलिस और राजस्व के दिन, शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण के दिन, आज के दिन तो 2 दिन का फर्क हो गया था, वरना 2 हिस्से में ये बटा हुआ था, कम लोग रहते। इसलिए आज हम लोग भी और पूछने का समय रहता है। पर सेंट्रल टीम आई थी, 3 दिन तक उन्होंने विभिन्न इलाकों का दौरा किया और बाद में उनकी मीटिंग हुई बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट सचिव की अध्यक्षता में गठित है, उनके साथ उनकी चर्चा हुई और फिर वो मुझसे मिलने आए थे, उसमें भी हमने चर्चा की है। हमसे पूछा कोई 2 बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा है, जो स्थिति है उसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट देंगे और भी कुछ जानकारी चाहिए, राज्य सरकार को जानकारी देगी। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात हमने उन लोगों को बताया कि हमने जो 23,000 करोड़ रुपये की मांग की है, तो उसमें 2 सबसे प्रमुख 2 आइटम, एक है ग्रेजुएटस रिलीफ, जो कि अभी आपदा राहत कोष या राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से संबंधित जो गाइडलाइन, उसके मुताबिक सूखा की स्थिति में जो ग्रेजुएटस रिलीफ लोगों को देना है, सहायता देनी है, उसके बारे में निश्चित राशि उन्हें देनी है। बिहार में भी क्विंटल अनाज और 250 रुपये देते थे, यहाँ एक कॉन्शस डिसीजन लेकर केंद्र का जो गाइडलाइन है उसमें कैश है 20 रुपया एडल्ट और 15 रुपया माइनर प्रति व्यक्ति प्रति दिन। तो हमने बताया कि 10,800 करोड़ रुपए के करीब जो राशि की मांग की गई है वो 90 दिन के ग्रेजुएटस रिलीफ के लिए, और दूसरा 10,000 करोड़ रुपए के आसपास जो राशि की मांग की गई है नरेगा, यानी इसमें उसकी राशि बढ़ा करके जो काम चाहे वो दिया जाए, और जो हमारे कार्य विभाग हैं उनके माध्यम से भी नरेगा
के अंतर्गत योजनाओं पर क्रियान्वयन किया जाए, तो उसमें भी 10,000 करोड़ रुपये के करीब अभी जो नरेगा के मद में बिहार का आवंटन है, उसके अलावे उतनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो राज्य सरकार के माध्यम से खर्च नहीं होगा, इसलिए वो पैसा हमें नहीं आता। वो पैसा तो नरेगा के सिस्टम के माध्यम से उनको खर्च करना पड़ेगा। और बाकी का 2,000 करोड़ रुपया कृषि से संबंधित है, डीजल सब्सिडी, पीने का पानी, जानवर का चारा, वो धनराशि उतनी नहीं। तो जो सबसे बड़ी धनराशि है वो है क्रेडिटर्स रिलीफ पे, तो ये हमने उनको समझाया। जीआर के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन होना चाहिए। अभी जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक सबको करना है, क्या करना है, तो इसके बारे में साफ गाइडलाइन होना चाहिए। एक तरफ कहेंगे कि नरेगा में काम दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी गाइडलाइन में वो कायम है। तो हमने कहा कि इसके बारे में केंद्र को स्पष्ट निर्णय लेना पड़ेगा, और हमने कुछ सुझाव दिया है, नरेगा के बारे में सुझाव दिया है और जीआर के बारे में सुझाव दिया, और हम लोगों ने इस बात को महसूस किया और उनको निर्णय लेना, वो रिपोर्ट देंगे, भारत सरकार को निर्णय लेना, जितनी जल्दी निर्णय ले उतना अच्छा है। हमने उनको यह भी बता दिया है कि सितंबर में अगर वर्षा नहीं हुई तो अक्टूबर से हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। पेयजल का संकट जो उत्पन्न होगा बहुत ही गहन है। ये सारी बातें हमने कही। जीआर के मद में आपका प्रश्न है, आपने क्या सुझाव दिया? आपने सुझाव दिया है कि देखिए, अगर नरेगा से तो स्वस्थ आदमी ही काम कर पाएगा, इस बात का ख्याल रखें। बच्चे से तो काम लेना नहीं, बूढ़े काम नहीं कर पाएंगे, विकलांग काम नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार की कैटेगरी, बीमार लोग काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो विभिन्न कैटेगरी के लोग हैं, अगर हम रोजगार की योजना उनको देंगे तो शारीरिक श्रम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो शारीरिक श्रम करने की स्थिति में नहीं है उनको के लिए तो जीआर का होना ही चाहिए, लेकिन इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कन्फ्यूजन हो कि हम नरेगा में तो दे ही रहे रोजगार, अब जीआर बांटने की जरूरत नहीं। हमने कहा ये कदम ही संभव नहीं, जीआर तो बांटना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी का भी ऐलान है कि हम किसी को भूखे नहीं रहने देंगे, उसके लिए जीआर की जरूरत होगी। हमने ये बात होगी स्पष्टता के साथ दिल्ली में घूम करके एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों से भी कहा है, और ये बात केंद्रीय टीम को भी हमने कहा। हमें उनके निर्णय का इंतजार है और स्पष्ट गाइडलाइन है। मुख्यमंत्री जी, बिजली के क्षेत्र में कुछ मदद किया गया है? बिजली के क्षेत्र में कुछ मदद किया गया केंद्र से? बिजली के क्षेत्र में अब बोल क्या है, कोई खास मदद का आप 300 मेगावाट मांगे हैं? 300 मेगावाट को न्यूनतम है सर। हमारा तो जो 1500 मेगावाट का सेंट्रल सेक्टर का कोटा है वो भी नहीं देते, हम तो 1500 मेगावाट के आगे मांग रहे हैं। अब देते नहीं है, दिया 31 मेगावाट। ये बात हमने उनको कही कि ये उनके मुँह में जीरा का फूरन, इसलिए ये देना चाहिए। और आप लोगों पर भी यह देखिए, हमसे तो जितना बल पड़ रहा है, हमारी सरकार अपना बल पड़ रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हमने कहा है, और ये देश भर के लिए लागू है, खजाने पर पहला अधिकार आपका गृहिणियों का है, ध्यान देना चाहिए। अब आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कानून है, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ फंड बना हुआ है और नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड बना हुआ है। अगर किसी राज्य के सीआरएफ की राशि खत्म हो जाए तो एनसीसीएफ से पैसा उनको मिलेगा। तो ये जो नीति है इसके मुताबिक बिहार को मिलना चाहिए और इसका आश्वासन करना चाहिए कि यह मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, 1 लाख लीटर दूध का सरप्लस उत्पादन हुआ है बिहार में इस बार, जिसका निर्यात वेस्ट बंगाल और दिल्ली में किया जा रहा है।
तो अभी जो बिहार की परिस्थिति में ऐसा में क्या निर्यात किया जाना चाहिए दूधों का या आप दूध के बारे में जान लीजिए, अभी सब खेत में घास हो गए, तो जानवरों को हरा चारा मिल रहा है, इसके चलते दूध का उत्पादन बढ़ा हुआ। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत चलता। अभी तो चूंकि कहीं कोई फसल लगी नहीं, तो जो खेत खाली है उसमें घास उगाया है, तो जानवरों के चरने के लिए पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध है। तो जानवर हरा चारा खा रहा है, दुधारू गाय या भैंस, और उसका दूध बढ़ रहा। 5 लाख लीटर डेली का कलेक्शन था पॉम्फेट का, वो बढ़ करके मुझको बताया गया कि 7 लाख लीटर। लेकिन ये तो जैसे ही ये खरीफ का समय खत्म हो जाएगा, वो सब सूख जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तब की स्थिति की कल्पना की। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि आज से आप एक्चुअल जो संकट है उसका आकलन नहीं कर सकते। बहुत बड़ा संकट है। अगर हथिया फेल कर गया तो इतना बड़ा संकट है, जितना बड़ा संकट 67 में भी नहीं आया। ये इतना बड़ा संकट कुछ इलाकों में फ्लड है, लेकिन फ्लड के साथ हमारा एक निश्चित प्रक्रिया बन चुकी है। उसके आधार पर हम फ्लड का मुकाबला भी करते हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत भी देते हैं। लेकिन ये जो सूखा है इसका पैमाना जरा ज्यादा बड़ा है, हिस्सा बड़ा है, प्रभावित लोगों की संख्या बड़ी है, और वो संभावित सूखा के मद्देनजर फसल तो बर्बाद हो गई। अभी जो धान नहीं हुआ, तो जो शॉर्टफॉल है अपने यहाँ आज की तारीख में, भले ही आकलन हो कि 9.5 करोड़ की आबादी, लेकिन मुझको लगता है 10 करोड़ से कम आबादी नहीं अभी आई। तो इतने लोगों के भोजन पर तो असर आएगा। धान नहीं हो रहा, धान लगा ही नहीं, तो उस हालत में संकट गहराएगा। और अगर हथिया फेल कर गया, सितंबर में वर्षा पर्याप्त नहीं होती है, तो फिर रबी फेल करेगा। तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा संकट होगा। खाद्यान्न का, पीने के पानी का, जानवर के चारा का, और इसका मुकाबला करना बहुत रात में किसी को भूखे नहीं रहने दें। ये तो केंद्र और राज्य मिलकर के इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए हमने केंद्र से जो हमारी अपेक्षा है, हमने वो बात रख दी है और हम लगे हुए हैं, सब चीज की योजना बना रहे हैं। आज भले ही पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हालत रही तो पानी पहुंचाने की नौबत होगी। तो पानी पहुंचाने के लिए किस रूट से पानी जाएगा, कितना ट्रैक्टर, कितना बैलगाड़ी, कितना पानी का कंटेनर चाहिए, कितना टैंकर उपलब्ध है, ये सब चीज़ों का आकलन हो रहा है। और आज हमने PHED को ये निर्देश दिया है विभाग को कि आप इसके बारे में अपने जूनियर इंजीनियर्स को लगा करके एक एक चीज़ बना दीजिए, रूट का चार्ट बनाइए। फिर हमने तो ये भी कहा कि अगर एक रूट में 4 गाँव है तो एक साथ चारों गाँव का पानी लेकर चलिए, और सबसे पहले पहला गांव में दीजिए, पीछे वाला ट्रैक्टर अगले गांव में जाएगा। वरना अगर अलग अलग भेजिएगा तो पहले ही गांव में क्राइसिस होगा। बड़ा ही एक इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से जो मार्गदर्शन देना है दे दिया है, और आज ही मुझको बताया गया है कि PHED के लोग बैठ करके इन सब चीज़ों पर आज उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया, इसके बारे में पूरी योजना बनाई। अब जैसे जानवर का कैंप रखना पड़ेगा, तो जानवर का कैंप तो वहाँ रखेंगे ना जहाँ पानी का स्रोत है, क्योंकि आदमी के लिए पानी देना मुश्किल है, जानवर के लिए पानी कितना चाहिए आप समझ सकते हैं। हम तो ऐसी स्थिति में जानवरों का कैंप खोलेंगे और उन स्थानों पर कैंप खोलेंगे जहाँ किसी न किसी प्रकार से पानी का स्रोत हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा, मनुष्य से ज़्यादा है। तो एक एक चीज पर संबद्ध विभाग काम कर रहे हैं, उसके लिए हम हर 2 दिन 3 दिन पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम सचेत हैं। दूसरी तरफ खाद्यान्न और जरूरी वस्तुओं के दाम न बढ़े, इस पर भी नजर रखी जा रही है। और फिर खाद्य विभाग व्यवसायिक संगठनों के साथ, खाद्यान्न व्यवसायी, चीनी के बाकी सब चीजें सबके साथ एक मीटिंग करके हमारे यहाँ सप्लाई लाइन मजबूती से जारी रहे, इसके लिए उनको क्या
आवश्यकता है कि वो बताएंगे और हमारी क्या अपेक्षा है। जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, ट्रेड हो, लेकिन वो कहीं पर उसको कोई जमाखोरी करके रोके नहीं। हम दाल का भी आयात करने का निर्णय ले चुके हैं। केंद्र ने हर राज्य को कहा है कि आप अपना बताइए, हम लोग भी दाल का आयात करेंगे। ये सारे कदम हम लोग उठा चुके हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि अभी तो मुख्य समस्या कृषि की है। तो जो लगाए हुए हैं फसल, वो फसल बचा रहे हैं। डीजल की सब्सिडी है, बिजली की सप्लाई है, आगे आने वाले फसल के लिए, वैकल्पिक फसल के लिए, यही सेंट्रिंग पीरियड में थोड़ी वर्षा हो गई तो क्या क्या ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक आकाशवाणी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उनको सलाह दे रहे हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तो जो अगर काम हो रहा है तो इस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है, पशुओं के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये जो अक्टूबर से क्राइसिस हो सकता है, उसकी भी तैयारी, एक एक रूट पर पानी कैसे पहुंचेगा। क्योंकि जहां चापाकल को गहरा करने पर पानी आ जाए, बोरिंग करके पानी आ जाए, वो तो ठीक है। हमारे बहुत सारे इलाके जो रेन शैडो एरिया में पड़ता है, पहाड़ी इलाका भी है, जहां पर पानी पहुंचाना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी हो रही है। हम तो पूरे तौर पर तैयार है। और किसी को भी कालाबाजारी, जमाखोरी के बारे में सूचना है तो टेलीफोन नंबर खाद्य विभाग, पेट्रोल रूम है। हमने कहा कि इसको बराबर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते हैं, ताकि जिसको जो सूचना हो बता सके और इन कार्रवाई हो सके। विभाग का कहना है कि जब तक स्पेसिफिक नहीं कहा जाएगा कि किस चीज़ की जमाखोरी ना हो, तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। विभाग के अधिकारियों का कहना है सब कार्रवाई संभव है, चिंता नहीं, जमाखोरी करने नहीं। जिन लोगों को बुनियादी चीज की समझ और जानकारी नहीं है, वही ये सब बात कृपा करके किसी की गरीबी बात हमारी शरद पवार जी से डिटेल बात है। ये सब कहाँ का बात कहाँ प्रीमत लगा करके बोलते रहते। हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट में बीपीएल परिवारों की संख्या जो कम रखी गई है, उस पर हमने ऐतराज किया कि बीपीएल परिवार की संख्या कहीं ज्यादा है जितना कि आप आकलन कर रहे हैं। आप 65 लाख परिवार मान रहे, हमारे यहाँ 1.5 करोड़ परिवार। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक हर बीपीएल परिवार को 25 केजी अनाज आप 3 रुपया किलो पर देना चाहते हैं। तो हमने ये सवाल उठाया और पूरे प्रदेश के, विभिन्न प्रदेश के लोगों ने ये उठाया। तो एक चला कि यहाँ फूड की लिफ्टिंग नहीं होती। ऐसा देखिए, मुद्दा कोई उठाइए और यहाँ पर बात कुछ और करेंगे। आप भी बताइए, 65 लाख परिवार के लिए अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रावधान कर दिया गया 25 किलो अनाज 3 रुपया केजी के दर से, बाकी छूट जाएगा। नहीं, जब बयान दे रहे हैं यही बचा में पता दे देंगे उनको ना, मुद्दा जो रहे उस पर बात की। तो अगर बात आपकी अच्छी है और काम आपका लोग देख लेंगे तो जनता तो समझ जाती है। जनता है सब जानती है। अब कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं लोकतंत्र में, तो भाई हम साथ में रखेंगे, लेकिन बात रखने के साथ साथ हम कर्म करते हैं। मेरा कर्म बोलता है, जैसे उसी में कर्म बोला उसी तरह से सूखा में कर्म बोलेगा। चिंता मत कीजिए। पैसा चाहिए, खजाने पर तो अधिकार है आपदा प्रभावितों का, सबसे पहला अधिकार। आप देखें क्यों नहीं, आप लोग के रहते इसी तरीके से गलत, कुछ तो आपका भी काम है, मेरा ही सब काम है। हाँ, हम अगर गलत कह रहे हो, हम अगर गलत कहें तो आप पॉइंट ऑफ कीजिए, बताइए कि आप ये बात गलत बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो केंद्र से मदद मिल रही है उसका रेशियो यही है कि 300 मेगावाट मांगते हैं, सवाल आपके सामने, सब आपके सामने क्या
आचार संहिता उसमें कोई तैयारी की क्या जरूरत है? तैयारी हो चुनाव प्रचार चलेगा, जनता बोलेगी, इसके लिए तैयारी करने की क्या? तैयारी को सूखा से निपटने की करने की घर से कोई पूछ रहा था कैसे मुख्यमंत्री जी आप और भी जिला 4 घंटा ठीक है, 4 घंटा के बाद बोले देखेंगे 4 घंटा ठीक है। सर दीघा वाली जो ट्रेन है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। दीघा के लिए जो ट्रेन चलती है उसको बंद करने का फैसला लिया गया। ट्रेन चलाने से कोई फायदा नहीं, उस जगह बिहार सरकार को दे दे, हम सड़क बनाना चाहते हैं। लालू जी काफी नाराज है। हम इसके लिए रेल मंत्री जी को लिखने वाले हैं कि दीघा वाला जो लाइन का जमीन है वो राज्य सरकार को दे दे, हम उस पर सड़क बनाना चाहते हैं। लालू जी काफी नाराज है। लालू जी काफी नाराज है इस बात आपको पर। नहीं मालूम है तो लालू जी मीडिया एक दूसरे के लिए नाराज है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन दीघा वाली लाइन पर कोई चलता नहीं है और अगर इस पर सड़क बना दिया जाए तो पटना के ट्रैफिक को हैंडल करने में बहुत सहूलियत होगी और बहुत वो उपयोगी सड़क हो जाएगी। और अब उस रेलवे लाइन का बहुत औचित्य नहीं, कम से कम पैसेंजर के लिए कोई देखता है पूरी ट्रेन में कितना आदमी रहता है, 10-5 आदमी रहता है, वो चलाने से फायदा अनावश्यक। उस लाइन को ठीक किया था हमने अपने कार्यकाल और हमने ये सोचा था कि इस पर चलाएंगे, लेकिन उसके लिए जगह जगह प्लेटफॉर्म बनाना, वो सब योजना हमने बनाई। यह एक रेलवे वाला देखा कि इनको खुश करने के लिए कुछ जल्दी में बता दिया जाए तो जल्दी में बता दिया और तुरंत आनंद मानना चाहेंगे, इसलिए वो फेल कर गए। अगर पूरी तैयारी करके सब जगह प्लेटफॉर्म बना करके प्रचारित करके मार्केट सर्वे करके चलाते तो कुछ इससे ज़्यादा उपयोगी होता। आज कोई उसका उपयोग नहीं करता, लेकिन अगर सड़क बना दी जाए तो सब उपयोग करें। तो हम रेल मंत्री जी को ये बात लिख रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन उस पर चल रहा है, कोई चलता नहीं है। और बल्कि रेलगाड़ी जब चलती है तो सचिवालय के पास में वो लेवल क्रॉसिंग है, वो बंद हो जाता है, बहुत देर तक ट्रैफिक जाम। हालांकि वहाँ पर फ्लाईओवर बनाने की योजना हमारी है, कोई गलत बात है, जब बनेगी तब, लेकिन उससे ज़्यादा उपयोगी होगा सड़क। न्योता मिला है, लेकिन थोड़ा धोखे की स्थिति के मद्देनजर परिस्थितियाँ सामान्य रहती है, जाने के बारे में सामान्य नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बुलाया। वैसे अभी अंतिम निर्णय उनको सूचित नहीं किया गया, नजर है रखा हुआ, नजर रख रहे हैं। वर्षापात की स्थिति और धान की फसल की स्थिति जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सूखा पड़ेगा। और सूखाग्रस्त मतलब प्राकृतिक आपदाग्रस्त, ब्रैकेट में सूखाग्रस्त। पवित्र रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया। सारे मुस्लिम भाई और बहनों को और समस्त बिहार वासियों को, देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो भी सरकार का दायित्व है वो निभाएंगे।
वो अपना निर्माण करके समस्या से मेरा ताल्लुक था। बिजली और पानी से संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे इस शहरी के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे इस बात का ख्याल रखें और सबको मेरी शुभकामनाएं। बहुत जोर से पड़ा हुआ है, एक एक इकट्ठा करके जो हम लोग लगा सकें उसी पर हर आदमी का ध्यान उस पर केंद्रित है। बहुत बड़ी आपदा है। कौन सा ये कहाँ गए? आज सीएम रिलीफ फंड में अभी सूखा के मद्देनजर पहला कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। कल आप दिल्ली जाएंगे, सड़क मंत्री जी से रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री से मुलाकात करेंगे। जो NH है या NSDP फेज 3 में काम अब तक शुरू नहीं किया गया, निर्णय नहीं लिया, और लेडीज का जो निर्णय लेना था, और राष्ट्रीय उच्च पथ की सड़कों का के लिए जो धनराशि राज्य सरकार लगा रही है और उससे संबंधित जितने मुद्दे सब पर चर्चा करने के लिए हम कल मिलेंगे श्री कमलनाथ जी से। और गया में जो आर्मी सर्विस सेंटर नहीं ना